Assalamu alaikum aspirants. Welcome back to CSS 2025 Papers Solution Series. आज के इस सीरीज में हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 पेपर्स के कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिनका नाम थे CSS ऐसे पेपर, देन हमारे पास था इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर, देन देयर वाज करंट अफेयर्स पेपर, और अभी हम लेके चल रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर को। इसमें पहले 2 पार्ट जो हमने किए उसमें हमने पहले पार्ट में एमसीक्यूज देखे और सेकंड पार्ट में हमने जो जनरल साइंस का क्वेश्चन नंबर 2 था उसको देखा। अभी आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 4 पार्ट्स हैं जिनको अलग अलग सॉल्व करना था। 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से टेम्परेचर यानी जो दर्जा हरारत होते हैं और लाइट यानी जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत को इंटेंसिटी कहते हैं, अफेक्ट वो असरअंदाज होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्लांट्स में होते हैं तो प्लांट्स में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उस पर किस तरह से ये दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब पहली बात तो ये है कि हमें फोटोसिंथेसिस का पता होना चाहिए, तो हम आंसर में पहले फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर देंगे और देन हम उसके इफेक्ट को देखेंगे, किसके, टेम्परेचर और लाइट के। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड and water with the help of light energy into energy rich organic compounds and O2 यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे बात क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन देखी इसमें हमने बात की कि ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें जो सब्ज पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, 2 चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर जो वो रूट से ले रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। रोशनी में ये अमल होता है, लाइट एनर्जी की हेल्प से ये चेंज करते हैं उसको एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एज अ फूड वो देन यूज़ करते हैं, और O2 यानी ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे नीचे ये आप एक डायग्राम की फॉर्म में ये एक फार्मूला लिख सकते हैं कि 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, देन H2O जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या हम जिसको वाटर कहते हैं उसके भी 6 थे। उसमें सनलाइट आई तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास, और देन 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक आप फार्मूले की शक्ल में इसको लिख सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस का हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस पे। पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो द केमिकल रिएक्शंस दैट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to produce glucose are controlled by enzymes, and temperature plays a key role in propagating or limiting such reactions। मतलब ये जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह से वो कंबाइन हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो बना रहे होते हैं ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो फूड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो कंट्रोल होते हैं एंजाइम के थ्रू। और एंजाइम्स को बेसिकली सारी इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं इसमें। एज विद एनी अदर एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा होता है। At low temperature, the rate of photosynthesis is limited by the number of collisions between enzymes and substrate। जब टेम्परेचर कम होता है तो फोटोसिंथेसिस कितनी होनी है, यानी कितनी ग्लूकोज जनरेट होगी, कितना ये केमिकल रिएक्शन होगा, ये लिमिट होता है किससे, कितने वो कोलिजन होता है आपस में टकराना, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कितने आपस में टकरा रहे हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, उनके आपस में वो केमिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनकी आपस में टकराना भी बढ़ता है, कोलिजन बढ़ती है। देयरफॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, जितना वो आपस में टकराएंगे उतना वो आपस में मिलेंगे, तो जितना मिलेंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज जनरेट होगा, तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा।
ठीक है। हाउएवर एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एंड दिस विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाते हैं तो तब भी एक नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उस सूरत में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट प्लांट्स इज़ 15 डिग्री सी टू अराउंड 40 डिग्री। तो तकरीबन 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान अगर टेम्परेचर होते हैं तो तब इनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ठीक रहता है। लेकिन अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो दोनों सूरतों में नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये एक ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर ये राइज और फॉल कर रहे हैं तो किस तरह से फिर उस पर वो इफेक्ट होगा। तो ये आप ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब आ गया इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जो रोशनी की शिद्दत है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी। तो लाइट्स या सनलाइट बेसिकली ये है आर प्री रिक्विजिट फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जो सूरज की रोशनी है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। इवन इफ देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो पाएगा। Thus, the intensity of light varies directly and linearly with the rate of photosynthesis until some other factor, a limiting factor, become in short supply। मतलब बात सिंपली ये हो रही है, लाइट कम होगी फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, लाइट बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। अब ये देखें, इसका ग्राफ जो है इस तरह से कि लाइन ग्राफ ड्रा होगा कि सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। एट लो लाइट इंटेंसिटीज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीनियर, ठीक है, तो वो लीनियरली वो बढ़ेगा। फाइन, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज इन द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैपिलरीज की बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। दे कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। बेसिकली ये वेसल्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, एंड देन देर आर कैपिलरीज। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों किस्म का ब्लड जो है वो फ्लो करता है। दीज आर स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। इंसानी जिस्म में ये सबसे छोटी और बारीक तरीन ब्लड वेसल्स होती हैं। दे कनेक्ट आर्टेरियोल्स टू वेन्यूल्स एंड आर द साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज। ये बेसिकली एक साइट ऑफ एक्सचेंज है जिसमें एक्सचेंज हो रही होते हैं। किसके दरमियान एक्सचेंज ये हो रहा होता है? ब्लड की जो स्ट्रीम है, जो बहाव है उसके, और बॉडी टिश्यूज के दरमियान। दे हैव नो वॉल्व्स, कोई वॉल्व्स नहीं होते इनमें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज। जो गैसेस के एक्सचेंज है, ऑक्सीजन से डीऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें, ये सारी कैपिलरीज में पॉसिबल होते हैं। देयर वॉल्स आर परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, ठीक है। अब इसके क्योंकि स्ट्रक्चर की भी बात की गई थी तो यहाँ पे ये डायग्राम ड्रा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक साइड पे हमारे वेन है, दूसरी साइड पे आर्टरी है। आर्टरी जो दिल से खून आ रहा होता है वो आर्टरी के थ्रू आ रहा होता है और दिल की तरफ वेन्स के थ्रू जा रहा होता है, दरमियान में कैपिलरीज का जाल होते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम बनाना इसमें ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज हेपेटाइटिस। पहले हेपेटाइटिस की बात करनी है। गिव इट्स टाइप्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉमन सिम्पटम्स अलोंग विद प्रिवेंशंस। कि आपने पहले तो हेपेटाइटिस को बताना है, फिर उसके टाइप्स को बताना है, उन टाइप्स के भी आपने आगे सिम्पटम्स भी बताने हैं और उससे कैसा बचा जा सकता है ये भी बताना है। तो हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर की खराबी, जिगर की खराबी है बेसिकली, कॉमनली कास्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। कोई भी वायरल जो वबाई मर्ज होती है उसके थ्रू ये होता है। बट इट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम अल्कोहल अब्यूज, सर्टेन मेडिकेशंस, टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस। लेकिन ये और भी काफ़ी सारी वजूहत इसकी हो सकती हैं। ज़्यादा अगर अल्कोहल, शराब ज़्यादा पी जा रही है, कोई दवाई ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कोई भी टॉक्सिन्स हैं या कोई भी जो है और बीमारी है तो उसके रिजल्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ लीवर स्टॉप्ड बाय हेपेटाइटिस। कौन से फंक्शंस है लीवर के जो रुक जाते हैं हेपेटाइटिस की वजह से? हेपेटाइटिस रिड्यूस द लीवर्स एबिलिटी टू परफॉर्म लाइफ प्रिजर्विंग फंक्शंस इंक्लूडिंग। अब कुछ लाइफ प्रिजर्विंग फंक्शंस हैं जो कि रुक जाते हैं, जिसमें है फिल्टरिंग हार्मफुल इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम द ब्लड। जो हार्मफुल एजेंट्स हैं ब्लड से रिमूव करना, ये लीवर का काम है, ये रुक जाता है। स्टोरिंग ब्लड शुगर एंड कन्वर्टिंग इट टू यूजेबल एनर्जी फॉर्म्स। ब्लड शुगर को स्टोर करना और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये वाला काम लीवर का रुक जाता है।
और प्रोड्यूसिंग मैनी प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर लाइफ। जो प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस करता है जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, वो भी काम रुक जाता है। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अब सबसे पहले ए की अगर हम बात करें तो इट लिव्स इन फिशेस एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये कहाँ किसके थ्रू होते हुए? फिशेस में। ये बेसिकली जो हमारे मटीरियल जो है हम कह लें, जो हमारा बॉडी से जाता है उसमें बेसिकली ये स्टोर होते हैं। और इंटेस्टाइनल जो ट्रैक, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, आंतड़ियाँ जो बेसिकली होती हैं, उनका जो ट्रैक होता है उसमें ये स्टोर होते हैं। हाउ इट सेपरेट? इट इज़ सेपरेट व्हेन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट वॉश देयर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड देन हैंडल फूड। ये फैलने का इसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जब कोई भी बीमार शख्स जो है वो टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ नहीं धोता और फिर उन्हीं हाथों से फूड को हैंडल करता है, ठीक है। When a person changes an infected infant's diapers and then handles food before washing his or her hand। पहले में हो गया कि खुद अगर इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट के बाद हैंड वॉश नहीं करता। दूसरा, अगर किसी बच्चे को हेपेटाइटिस ए है और उसमें क्या होता है कि आप कोई उसका डायपर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद हाथ नहीं धो रहा और खाना उसी से बना रहा है उन्हीं हाथों से, और फिर आगे वो अगर कोई और खा रहा है तो ऑफकोर्स उसको वो इन्फेक्शन होगा। या पीपल हु ईट दिस contaminated food run a high risk of becoming infected। जो लोग फिर ये फूड खाएंगे, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रिस्क पे होंगे वो। उसके बाद हमारे पास द वायरस आल्सो सेपरेट व्हेन ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंटामिनेटेड विद रॉ सेवेज। इसका फैलने का एक और वे भी होते हैं कि जो हम पानी पी रहे हैं वो जो सेवेज का वाटर है उससे थोड़ा ख़राब हो जाए तो उसके थ्रू भी फैलता है। ईटिंग रॉ और पार्शली कुक्ड शेलफिश हार्वेस्टेड फ्रॉम वाटर कंटामिनेटेड विद रॉ सेवेज आल्सो लेड टू HIV इन्फेक्शन। मतलब पानी, गंदे पानी एक तरह से कह लें, उसमें जो मछली शेलफिश जो है वो उसमें पली बड़ी हो और फिर आप उसको जो है कच्चा पक्का पका के खा रहे हो तो उससे भी हो सकता है ये। इसके सिम्टम्स की बात करें तो नोज़िया है, एब्डोमिनल पेन है, फैटिग है, जॉन्डिस है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्ट पीपल विल रिकवर ऑन देयर ओन, खुद से ये ठीक हो जाते हैं। सिवियर केसेस में रिक्वायर अ लीवर ट्रांसप्लांट। अगर बहुत सिवियर केस हो गया तो उसमें लीवर को तब्दील करवाना पड़ सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो इट लिव्स इन ब्लड एंड अदर ब्लड बॉडी फ्लूइड्स। ये खून में और डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में जो लिक्विड्स हैं उनमें ये रहता है। हाउ इट्स हैपेंस? इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उस सिचुएशन में through the sharing of infected needles or other sharp instruments that break the skin। ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड नीडल, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन था उसमें वही उसे इंजेक्शन लगाया गया और सेम वही नीडल दूसरे पर्सन के लिए या कोई और ऐसा टूल यूज़ कर लिया गया, तब सेम रिस्क है। या बेबीज बोर्न टू एन इन्फेक्टेड मदर हैव अ 90 to 95% चांस ऑफ कंट्रैक्टिंग HPV ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब अगर माँ को ये है, हेपेटाइटिस बी है, तो जो बच्चा पैदा होगा 90 to 95% चांसेस हैं कि उसको भी वो वायरस हेपेटाइटिस होगा। ट्रीटमेंट की बात करें, द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज इंटरफेरोन। इंटरफेरोन बेसिकली अ ड्रग, एक तरह की ड्रग है डेट इज़ इफेक्टिव इन ओनली 35 to 40% ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड। सब पे ये इफेक्ट नहीं करती, सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। 35 से 40% लोगों पे सिर्फ ये अच्छा एक इफेक्ट डालती है। लिवर ट्रांसप्लांट may be beneficial to infected persons, but the virus remains in the body after transplantation surgery and may eventually attack the new liver। बात ये है ना कि ये बेसिकली हमारे बॉडी फ्लूइड्स में और ब्लड में ये वायरस रहते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट अगर करवा भी लेते हैं तो अगेन क्योंकि वो तो बॉडी में प्रेजेंट है, अब पूरा ब्लड तो चेंज नहीं हुआ ना, तो वो दोबारा न्यू लीवर को भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करें तो इसमें आ गया, ये रहता है बेसिकली स्लोली प्रोग्रेस करते हैं इन्फेक्शन दैट इज़ प्राइमरली सेप्रेड बाय इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स। जो ड्रग यूज़र्स हैं इंट्रावेनस, उनके अंदर ये फैलता है। HCV कैन आल्सो बी सेपरेट थ्रू द शेयरिंग ऑफ टूथ ब्रशेज, रेजर्स एंड कंटेमिनेटेड नीडल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो पर्सन को पहले ही ये हेपेटाइटिस सी है, उसका टूथ ब्रश, रेजर या उसकी नीडल्स का यूज़ करने से फैलता है ये। कैन आल्सो सेपरेट थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन है तो आप उससे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो तब ये फैलता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
फिर भी चांसेस है, जैसे हमने हेपेटाइटिस बी की बात की, इसी तरह हेपेटाइटिस सी भी फैलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन इंटरफेरॉन, लेकिन इट इज़ इफेक्टिव इन ओनली 20 to 30% ऑफ केसेस। हेपेटाइटिस बी के केस में 35 to 40% में ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के केस में 20 to 30% केसेस जस्ट ऐसे हैं जिसमें ये इसने फ़ायदा दिया है। The therapy, a combination of interferon and the antiviral drug ribavirin, has been approved to treat hepatitis in those people who relapse after treatment with interferon। ठीक है, तो ये एक थेरेपी जो है, इसका कॉम्बिनेशन जो है ये यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें तो अगेन jaundice, fatigue, abdominal pain, nausea, vomiting, loss of appetite, dark urine, pale stools, fever, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो इसका हमारे पास आ जाता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है, इमेजिंग यानी सीटी स्कैन्स वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, या लीवर बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी बेसिकली एक मेथड ये होता है कि इसमें एक छोटा सा पीस लिया जाता है और देन उसको लेबॉर्ट्रीज में जाके एग्जामिन किया जाता है, तो इसके थ्रू ये पता चलाया जा सकता है। और प्रिवेंशन अगर जनरली हम हेपेटाइटिस की देखें तो मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए और बी हमारे पास वैक्सीनेशन है। ठीक है, सेफ़ प्रैक्टिसेस कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सेफ़ सेक्स, अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स को शेयर ना करो। ठीक है, या कोई भी पर्सनल आइटम्स हैं जैसे टूथ ब्रशेज़ या रेजर्स वगैरह, उनको शेयर ना करो। ठीक है, तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखो, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ये अपनाने से हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा था, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोमास एंड बायोगैस, briefly explain various methods for obtaining energy from biomass। अब बेसिकली आपने डिफरेंस बताना है बायोमास और बायोगैस में, और इसी डिफरेंस में ही हमने बात ये भी कर लेनी है कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर होते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम बायोमास। तो चलें बायोमास और बायोगैस का डिफरेंस देखते हैं। Biomass refers to organic materials such as wood, crop residues, and animal waste that can be used as fuel। Biomass basically कहते हैं उन organic materials को जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे। अब कौन से मटेरियल्स, जैसे कि लकड़ी है, जैसे कि फसलों का वो जो बाकी बचा कुछ होता है ना, उसे रेजिड्यू कहते हैं, वो हो गया। जैसे कि एनिमल वेस्ट है, जो उर्दू में हम गोबर वगैरह बोलते हैं, तो उसका यूज़ करना एज अ फ्यूल बायोमास कहलाता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट बायोगैस की अगर बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फूड वेस्ट, एनिमल मैन्योर और सेवेज। तो बायोमास जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल ही है सेम, और जो बायोगैस है वो गैस की एक फॉर्म है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इनकी डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। और ये कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि फूड वेस्ट आ गया, हमारे पास एनिमल मैन्योर, अगेन वही चीज़ एनिमल वेस्ट आ गया, या सवेज वगैरह की बात करें तो उससे जो प्रोड्यूस होती है। बायोमास इज टिपिकली इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स एनर्जी कंटेंट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फ्यूल। बायोमास जो है ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका एनर्जी कंटेंट यूज़ किया जा सकता है हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और फ्यूल के लिए। बायोगैस की बात करें तो वो गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मेथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादातर इसमें मेथीन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गई बनती है, विच कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एज व्हीकल फ्यूल। ये भी हीटिंग के लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या गाड़ियों में ईंधन के तौर पे। ठीक है, उसके बाद बायोमास कम्स फ्रॉम प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच कैन बी प्रोसेस्ड इन वेरियस वेज। अब बायोमास ये हमें मिलती है प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड मटेरियल से। ठीक है, और जिनको फिर वेरियस वेज के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। बायोगैस की बात करें तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टिपिकली इन अ कंट्रोल्ड बायोगैस डाइजेस्टर। ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बायोगैस डाइजेस्टर जिसको कहते हैं उसमें, और ये जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होती उस जगह पे ये बनती है। उसके बाद बायोमास एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट कंबस्शन, गैसिफिकेशन, फर्मेंटेशन और
पायरोलाइसिस प्रोसेस, अब ये वो मेथड्स की बात की गई, ठीक है, कि ये डायरेक्ट कंबस्टन जो है वो जला के, गैसिफिकेशन करके, फर्मेंटेशन करके, ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू इसको हासिल किया जा सकता है। बायोगैस की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन वेयर ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन इन अ सील्ड इन्वायरमेंट। सील्ड इन्वायरमेंट या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट सेम बात होगी, उसमें जब एनारोबिक डाइजेशन होती है तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है। तो बायोमास कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, कौन कौन सी, इंक्लूडिंग हीटिंग होम्स, घरों को गर्म करना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करना, एंड प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स लाइक एथेनॉल एंड बायोडीजल, इनको भी जनरेट करने के लिए हम बायोमास को यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बायोगैस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइडिंग हीट एंड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू व्हीकल फ्यूल। ज़्यादातर जो बायोगैस है वो यूज़ होती है बिजली के पैदा करने के लिए, या फिर एक हरारत, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इन सम केसेस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है व्हीकल फ्यूल में भी। लास्ट कंपैरिजन है कि बायोमास व्हेन बर्न कैन प्रोड्यूस इमिशंस बट इट इज़ कंसिडर्ड अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स ड्यू टू इट्स ऑर्गेनिक नेचर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है। तो ऑर्गेनिक नेचर की वजह से क्या होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये बार बार प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। अब बायोगैस की बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, माहौल दोस्त है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है, एज इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर हार्मफुल emissions कंपेयर टू फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल के कंपैरिजन में ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये ज़्यादा जो है हार्मफुल emissions नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। तो ये था हमारा बायोमास बायोगैस का कंपैरिजन। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो आई होप कि ये सारा क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।